Hello students, welcome back to Psyche Chat with Shikha. So today is the last class of first chapter, right? Okay, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन बैंक। तो क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चंस रिवाइज नहीं किए और आपने पूरा चैप्टर 4 बार 5 बार पढ़ लिया लेकिन आपने क्वेश्चंस को एक बार भी अटेम्प्ट करके नहीं देखा तो आप उसमें से 80% ही स्कोर कर पाएंगे, वो भी बहुत मुश्किल से। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट इन द सेंस मीन्स कोई भी क्वेश्चन है जो है वो उसकी जो वर्डिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, उसको घुमा दिया जाता है। सेकेंडली वो लोग क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। फाइन, जैसे हमने अगर किया था आईक्यू का जो फॉर्मूला हमने किया था, उस फॉर्मूला पे आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। आपको मेजरमेंट्स गिवन होंगी और आपको वहां पे उस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। गॉट इट? तो कभी भी सीबीएसई में जो बोर्ड है, बोर्ड में कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर होगा। सिर्फ जो हमारी परसेंटेज डिसाइडेड होती है कि ठीक है हमें 30% जो है इजी देना है पेपर, तो वो इजी वाला जो पार्ट होगा वही होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइन, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा जो हम आज करने वाले हैं। क्योंकि आज जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, अगर आपने ये सब क्वेश्चंस कर लिए तो आप ये समझिए कि आपने हर एक एंगल से कंप्लीट चैप्टर को कर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, वो मैं आपको साथ के साथ ही बताती रहूंगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बैंक शुरू करने से पहले या क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता देती हूँ। The very first point is, आप कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं पेपर में या आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, whether it's 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, वहां पे आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि as much as possible आपको पॉइंटर्स में डिफाइन करना है चीजों को। फाइन, ताकि एक प्रॉपर उसका फॉर्मेट हो। अगर आपने पॉइंटर्स में नहीं लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है, पैराग्राफ में मार्क्स डिडक्ट करना बहुत इजी होता है। और वही चीज जब हम अगर हम उसमें कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर्स में अगर हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहां पे मार्क्स को डिडक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि आपने जो क्राइटेरिया है आंसर का वो आपने फुलफिल किया है, तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो है एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम बात करते हैं कि आपके पेपर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन अ न्यू स्लाइड, सॉरी। ठीक है, सो हम उसमें अच्छे से बात कर पाएंगे, है ना? आई कैन एक्सप्लेन टू यू। ओके ओके, आई नीड व्हाट? आई नीड कलर। I need to change the color. Give me a second. All right. So what was I telling you? हमने बात करी फर्स्ट पॉइंट कि हमें आंसर को पॉइंटर्स में लिखना है, राइट? फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। ये सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पेपर में आने वाले हैं 1 मार्कर क्वेश्चन, then 2 marker, then 3 marker, then 4 marker and then 6 markers। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में। हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड नहीं बन पाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है लेकिन लास्ट में पेजेस नहीं बच पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले 6 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और 1 मार्कर फिर सोचते हैं कि फटाफट से कोई बता दे तो मैं जल्दी जल्दी लिख लूं। मतलब उसको रीड करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का या उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करने का वक्त ही नहीं मिलता, या 2 मार्कर्स लिखने का वक्त नहीं मिलता। 2 मार्कर्स में आप एक एक लाइन लिख के आ रहे हो,
गेटिंग द पॉइंट, वो प्रॉपरली आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो हमें कौन से क्वेश्चंस को पहले पिक करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक मेरा सजेशन ये है कि पहले आप 1 मार्कर शुरू करें, फिर 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, फिर 4 मार्कर, लास्ट में 6 मार्कर्स। ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स ये पॉइंट होता है कि जितना आपको पहले बनता है आप उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन 1 मार्कर 2 मार्कर्स में आपको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको स्पेस छोड़ने की, इन द सेंस कि आपको एक होता है ना कि हमने चलो 1 मार्कर्स, अगर आपके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्कर्स हैं, तो इसमें से आपने फर्स्ट क्वेश्चन तो आप एक पेज पे कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आप लास्ट पेज पे कर रहे हैं, तो ये बेवकूफी मत करिएगा, ठीक है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन उनको एक साथ करिए, 2-2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन उसको एक साथ करिए, 3-3 मार्कर्स जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक साथ करने की कोशिश करिए, ठीक है। बट 3 मार्कर 4 मार्कर्स क्वेश्चन में क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं उसमें, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उसको याद रह जाता है कि अच्छा ये इतने मार्क का, ये इतने मार्क का, ये इतने मार्क का। 1-1 मार्कर मतलब एक हमें थोड़ा सा देखना है ना कि एग्जामिनर के लिए भी जितनी सुविधा होगी पेपर को चेक करने में, जितना उसके लिए कंफर्टेबल होगा पेपर को अंडरस्टैंड करना और उसको चेक करना, उतना ही वो खुले दिल से नंबर देगा। इट्स वेरी सिंपल, फाइन। क्योंकि हमारी अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम जिस तरीके से एग्जामिनर को फील करा रहे हैं हमारी मार्कशीट से, उसके बेसिस पे हमारे नंबर डिपेंड करता है। वो हाफ मार्क हमें ज्यादा भी दे सकता है और हाफ मार्क हमारा एक्स्ट्रा काट भी सकता है, गेटिंग द पॉइंट। और उस हाफ मार्क से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो पहली चीज ये है कि आप पहले 1-1 मार्कर क्वेश्चंस करिए। अगर आपके 10 में से आपको सपोज 8 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके 8 नंबर तो वहां बनते हैं ना, 2 ही नंबर माइनस होंगे, और उसमें भी अगर आपने कुछ देखा है तो हो सकता है आपको हाफ हाफ मार्क वहां पे मिल जाए, राइट। 2-2 मार्कर्स हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं लिखा डायरेक्ट 2 नंबर गए। अगर आपने हाफ हाफ करके जल्दीबाजी में लिखा है तो एक एक करके अगर आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के, तो आपके 5 नंबर तो डायरेक्ट गए, गेटिंग द पॉइंट। और उसके बाद बाकी पेपर में जो भी एनालिसिस में होगा तो उसमें और एक्स्ट्रा कटेंगे। अब अगर आपने 6 मार्कर्स को पहले अटेम्प्ट किया है, आपने बहुत बढ़िया पेपर अटेम्प्ट किया है, फिर भी वो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि वो आपको 6 नंबर पूरे नहीं देगा, वो आपको 5 मार्क्स देगा, 5.5 दे देगा, हाफ मार्क 1 मार्क हाफ मार्क उसमें गारंटीड कटेगा। ये मैक्सिमम जो होते हैं एग्जामिनर्स वो ऐसा करते हैं, फाइन। तो वहां पे आपकी गारंटीड है कि आपके नंबर वहां पे कटेंगे, अगर आप उसको इतना अच्छा लिखेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे तब भी, और इतना लिखेंगे तब भी। तो अब ये मान के चलिए कि मैक्सिमम केसेस में 6 मार्कर्स क्वेश्चंस में कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते। अब ये सपोज करके चलिए, ठीक है, क्योंकि मार्क्स अगर कटते हैं तो मैक्सिमम 6 मार्कर्स में ही कटते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने 1 मार्कर बहुत अच्छे लिखे हैं, 2 मार्कर बहुत अच्छे लिखे हैं, 3 मार्कर बड़े अच्छे लिखे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपके पेपर की जो वेटेज है ना वो बढ़ जाएगी। अरे वाह, इसको तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखे हैं इसने, वहीं पे आपके स्कोर फुल आने शुरू हो जाएंगे, एग्जामिनर का माइंड हो जाएगा एकदम चिल, तो वो बढ़िया तरीके से पेपर चेक करेगा। अब 4 मार्कर्स में थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना तो चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, बच्चा है, इंटेलिजेंट है, वैसे भी हो जाता है थोड़ा बहुत। 6 मार्कर्स अगर आपने कम अटेम्प्ट किया है तब भी आपको वो 5.5 देगा ही देगा, 5 मार्क्स देगा, 5.5 देगा। यानी कि अगर आप एक सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्शन के जो चांसेस है वो कम है। अगर आप पूरे 1 घंटे तक सिर्फ 6 मार्कर्स ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर अगले 1 घंटे तक आप 4 मार्कर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पास 1 घंटा बच गया है, उसमें 3 मार्कर्स करने हैं, 2 मार्कर्स करने हैं, 1 मार्कर भी करने हैं, फिर जो आपकी रियल बनने वाली है उसमें आपके मार्क्स ज्यादा डिडक्ट होंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप 1 मार्कर बहुत अच्छे से करें, आप 2 मार्कर बहुत अच्छे से करें, आप 3 मार्कर बहुत अच्छे से करें, और जहां तक पॉसिबल है 4 मार्कर्स भी आप मैक्सिमम जो है वो अच्छे से ही करेंगे। गड़बड़ कहाँ होगी, 6 मार्कर्स में। अब 6 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 2 क्वेश्चंस में से आपने एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया, एक क्वेश्चन के लिए बचे 5 मिनट, चलता है इतना, चलता है, फिर भी आप मोर देन 95 मार्क्स स्कोर करने के बारे में उम्मीद रख सकते हैं, लिटरली आई एम टेलिंग। तो एक जो सीक्वेंस है उसको
मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। स्पेशली 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस को एक ही जगह पे एक ही साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। हाँ, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने आंसर कुछ और लिखना था और कोई और क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया है या कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको आप ऑफ कोर्स आगे पीछे लिख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप ट्राई करिएगा ऐसा करने का, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड नहीं होगा, थर्ड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अब तो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर। ऑल्दो आप 12th क्लास में आ चुके हैं और मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा हो चुका है आपको पेपर देते हुए, फिर भी बच्चे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ और लिख देते हैं, और स्पेशली 1 मार्कर क्वेश्चंस में और 2 मार्कर्स में, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ध्यान नहीं रहता, तो हम वहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट आंसर दिस, और जबकि वो आंसर होता है 5th वाले पार्ट का। तो वहां पे जो पॉइंटर्स हैं, वो मार्क्स हैं, वो बिल्कुल ध्यान से उसको करना है, ठीक है। क्वेश्चन, अगर आपके पास पेपर पूरा पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, इट्स ओके, क्वेश्चन का नंबर जरूर चेक करिए, आपने नंबर मेंशन किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए और हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, फाइन। बाकी और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट रह जाता है, तो मैं आपको विद इन द डिस्कशन, आपको बिटवीन द डिस्कशन बेसिकली आपको बता दूँ, ठीक है। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 11 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए, ठीक है। चलिए, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक के बहुत मुश्किल है, हार्ड है, कैसे एक्सप्लेन करें, क्या करें। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है, किस पैटर्न पे आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसके ज्यादा मैं इसमें कुछ और डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के आप पूछ सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट होगा या जो भी है, फाइन, ऑल राइट। और हाँ, अगर आपने अभी तक भी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच देम, विदाउट दैट इसमें आपको बहुत कम समझ में आने वाला क्लास में, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू साइकोलॉजिस्ट कैरेक्टराइज एंड डिफाइन इंटेलिजेंस। हमें बताना है कि इंटेलिजेंस क्या है और साइकोलॉजिस्ट जो है इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफाइन करने हैं। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का नाम आया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक कोई भी ऑथराइज्ड डेफिनेशन देनी है, वेदर दैट इज ऑफ वेस्टर, या फिर हम किसी की भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आपको कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे देनी है, ठीक है। आफ्टर दैट एक जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कितने मार्क्स में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स में आ सकते हैं या फिर 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो 2 नंबर में आएगा तब भी सेम तरीके से अटेम्प्ट करना है, और 3 मार्क्स में आता तब भी आपको सेम तरीके से अटेम्प्ट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताना है कि जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाह रही है। पॉइंटर डाल दो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और डेफिनेशन को आप डिफाइन कर दो, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड जो पॉइंट क्वेश्चन आता है वो बोलता है, टू व्हाट एक्सटेंट इज आवर इंटेलिजेंस द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या नेचर और नर्चर, इसको डिस्कस करना है। किस हद तक इन दोनों को मिला के इंटेलिजेंस बनता है। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें बतानी है। फर्स्ट, दोनों का रिलेशन का एक स्लाइड थी वो बतानी है, और एक और जो स्लाइड बतानी है वो उसके पहले वाली, यानी कि जो ट्विन स्टडीज वाली स्लाइड थी, कि अगर हम 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनमें कितना कोरिलेशन है, 0.90। अगर 2 बच्चे हैं जो अलग अलग हमने उनको भेज दिया है, अलग अलग पेरेंट्स के पास पले बड़े हैं, ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो उनमें क्या कोरिलेशन आता है, 0.70। तो इस तरीके से वो वाला जो स्लाइड थी वो हमें एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। और इसके अलावा एक और पॉइंट क्या है, हमें बताना है कि नेचर का और नर्चर का क्या रिलेशन है, वो उसके बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में हमें वहां पे डिफाइन किया था, ठीक है। तो गो बैक टू द क्लास और वहां पे आप पॉइंटर्स एक्सप्लेन करें। अब कितना इसमें मेंशन करना है डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। पेपर में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है। तो साइकोलॉजी में कभी भी एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपसे 4 मार्क्स का पूछ रहा है तो बहुत छोटा क्वेश्चन होगा, आप सोचेंगे कि यार इसमें तो है ही 2 नंबर का, मैं इसमें 4 नंबर में क्या एक्सप्लेन करूं।
या फिर इतना बड़ा होगा कि आप उसको 4 नंबर में कट शॉर्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस का मतलब सिंपल सा ये है कि आप क्वेश्चन रीड करें और सोचें कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। फेयर नोटबुक सब लोग बनाते हैं, उसमें आप चैप्टर के नोट्स बनाते होंगे और बहुत कुछ उसमें लिखते होंगे, अंडरलाइन करना और ये करना वो करना, बहुत डेकोरेशन वगैरह करके बहुत अच्छी अच्छी नोटबुक्स बनाते हैं बच्चे, है ना। उस नोटबुक का कोई फायदा नहीं अगर आप उसको उठाकर पढ़ नहीं रहे हो, है ना। और पढ़ाई करने का टाइम हमारे पास बच नहीं पाता क्योंकि हम सिर्फ नोट्स बनाने में ही रह जाते हैं। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप नोट्स ना बनाएं, आप चैप्टर की रीडिंग करें बहुत अच्छी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आपके पास पॉसिबल है, आपके पास टाइम है, आप उतनी बार चैप्टर की रीडिंग करें। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यानी कि अगर टीचर ने क्वेश्चंस दिए हैं ना कि आपको ये हाफ चैप्टर प्रिपेयर करके आना है, तो हाफ चैप्टर के हेल्प बुक से मत उठाइए, हाफ चैप्टर आप अपनी बुक का उठाइए कि इतने पेजेस का 15 पेजेस का चैप्टर है, मुझे 8 पेजेस आज करके जाने हैं, ठीक है, इस तरीके से करिए। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि आपको फेयर नोटबुक में क्या लिखना है, आप वहां पे क्वेश्चंस लिखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कौन से पॉइंट्स आप डालेंगे वो आप लिखिए कि अगर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है सपोजिटली 4 मार्क्स में, तो मुझे क्या इसमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, फोर्थ स्टेप ये होगा। स्टेप्स लिखिए, पूरा आंसर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेप्स अटेम्प्ट करने के। आप नोटबुक खोल के देखें, बिल्कुल लास्ट 10 मिनट में भी अगर आप नोटबुक खोल के देख रहे हैं ना, तब भी आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली मल्टीपल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइड बाय गार्डनर। तो गार्डनर की थ्योरी हमें एक्सप्लेन करनी है, बहुत सिंपल है इसमें, है ना। हाउ डज ट्रायर्किक थ्योरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस। सिंपली बता रहा है, ट्रायर्किक थ्योरी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, any intellectual activity involves the independent functioning of the 3 neurological systems। अब देखिए 3 neurological systems, explain with the reference of past model। ये तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि past model है। अगर जो ये ऊपर स्टेटमेंट गिवन है, any intellectual activity involves the independent functioning of 3 neurological system, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन में आ जाता है तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से उठाया गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है कि विद एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ पास्ट मॉडल। इट इज आल्सो पॉसिबल कि पास्ट मॉडल का वहां पे क्वेश्चन में जिक्र ही ना हो, और ऐसा सिमिलर मॉडल आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में, दैट इज गैस मॉडल, GAS। तो वहां पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं किया है। दैट इज आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, चैप्टर को रीड रखें, रीडिंग जो है वो अपनी जारी रखें, उसको रीड करते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें, पता लग गया इसमें पास्ट मॉडल एक्सप्लेन करना है, और तो कुछ नहीं है इसमें। आर देयर कल्चरल डिफरेंसेस इन कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, कल्चर का और इंटेलिजेंस का क्या रिलेशन है। रिमेंबर दैट साइड टेक्निकल इंटेलिजेंस, देन इंटीग्रल इंटेलिजेंस, फिर हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, उसमें 4 पॉइंट्स थे, एंटरप्रेन्योरल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस, और 2 पॉइंट्स में और थे, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ऑल राइट, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कोई इसमें सीक्वेंस नहीं मांगा गया है, तो आप उसको पूरे कॉन्सेप्ट को जितना आपको रिकॉल कर पा रहे हैं आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो दैट इज मोर देन एनफ, फाइन। चाहे वो 4 मार्क्स में आया हो सेम क्वेश्चन, चाहे वो 6 मार्क्स में आया हो, तब भी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, व्हाट इज IQ, हाउ डू साइकोलॉजिस्ट क्लासिफाई पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ स्कोर्स। IQ पता लग गया, पता है हमें क्या होता है, IQ का फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। किसने IQ दिया है वो भी बताएंगे, IQ जो वर्ड है वो किसने दिया है वो आप बताएंगे। इसके अलावा वो था ना, विलियम स्टर्न ने दिया है ना। इसके बाद क्या है, आप देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डू साइकोलॉजिस्ट क्लासिफाई पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ। तो वो जो एक टेबल गिवन है ना कि अगर 115 IQ है तो वो एक बेटर एवरेज में आ रहा है, 100 IQ एवरेज IQ है, 70 तक जो है वो बिलो एवरेज है, और 70 से जो डाउन है वो क्या है,
इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको सिर्फ ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हम हाई आईक्यू लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्कोर लिख देंगे सपोज 130 प्लस, ठीक है, एवरेज आईक्यू 100। तो इस तरीके से एक टेबल बनानी है और सारे जो आईक्यू स्कोर्स हैं उनको वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्बल टेस्ट एक कॉलम बनाएंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट का एक कॉलम बनाएंगे। अगर आप कॉलम नहीं बना सकते हैं, आपको लगता है कि हम पैरेलल पॉइंट्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे वर्बल, उसके नीचे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर हम उसके नीचे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बना देंगे। ऐसे ही उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे उसके नीचे लिखेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, और हम उसके नीचे 1, 2 और 3 पॉइंट्स बना देंगे, ठीक है। पॉइंट ट्राई करना है आपको पॉइंटर्स में ही डिफाइन करें, पॉइंटर्स में नहीं डिफाइन करोगे तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस आपके ज्यादा है, आप फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, so persons do not have the same intellectual capacity. How do individuals vary in their intellectual ability? Explain. Of course, सबके पास सेम जो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं होती है ना। तो यहाँ पे हमें क्या एक्सप्लेन करना है, इस क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वही आईक्यू स्कोर्स। कौन से वाले स्कोर्स जो हमने उसमें एक्सप्लेन किए थे कि भाई आईक्यू स्कोर जो है वो किस तरीके से वैरी करता है एनपीसी कर्व पे, हम यहाँ पे वही एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। इसे पूछा ना कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में लोग जो है वो किस तरीके से वैरी करते हैं, यही पूछा है, तो हम इसमें वही चीज एक्सप्लेन करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the two, IQ or EQ, do you think would be more related to success in life and why? IQ और EQ में से कौन सा जो कॉन्सेप्ट है या कौन सी जो एबिलिटी है वो हमारी लाइफ की सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन सा इम्पोर्टेंट है, IQ? नो, EQ। EQ हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्यों है? क्योंकि EQ जो है वो हमें एबल बनाता है किस चीज के, कि हम लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, हम लोगों के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, उनके इमोशंस को समझ सकते हैं। तो सक्सेसफुल होने के पीछे जब हम लोगों के इमोशंस को समझ सकते हैं, उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स चीजें ना उनकी जरूरतों के एक सोल्यूशन के लिए, उनकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम कुछ ना कुछ नया इस दुनिया में ला सकते हैं। दैट इज व्हाई क्या होता है कि जिनका EQ, IQ के साथ साथ EQ भी जिसका अच्छा हो, उसके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सिर्फ जिनका IQ अच्छा है और EQ अच्छा नहीं है, वो लोग लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। यू मस्ट हैव सीन पीपल अराउंड यू, आपके क्लास में भी इस तरह के बच्चे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट बने फिरते हैं और उनको लगता है कि हाँ मतलब IQ ऑफ कोर्स नो डाउट उनका बहुत अच्छा है, लेकिन they can't even stand for other people or for other students। कोई अगर उनके पास हेल्प मांगने चला जाए कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, या चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, ये टॉपिक क्या आप बता सकते हैं, वो नहीं समझाएंगे, कभी नहीं समझाएंगे। मतलब वो इस तरीके से लेंगे इस चीज को ना कि अरे ये तो बहुत इजी, तुम्हें ये भी नहीं बनता है, आपको और ज्यादा ह्यूमिलिएट करके वो आपको छोड़ देंगे, मतलब आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों का EQ बहुत लो होता है। क्योंकि EQ लो है तो लाइफ में उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्कोर अच्छा कर लेंगे नो डाउट, बोर्ड्स में या कोई भी आप उनको डिग्री करेंगे, जो भी करेंगे उसमें स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट स्कोर्स ना, स्कोर सब कुछ नहीं होता है ना लाइफ में। हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट यू कैन अर्न और यू कैन ग्रैब अ गुड सीट इन अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसलिए वी यूज्ड टू पुश यू फॉर डूइंग for better than your capabilities।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। स्कोर डजंट मैटर। ऑफ कोर्स ये डिग्रीज जो है या ये पेपर का पीस है, ये आपका जो पर्सनालिटी है, आपका बिहेवियर है, उसको डिफाइन नहीं करता। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, है ना। गेटिंग द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं ये देख रही हूँ कि ये ऐसे कैसे टाइप हो रखा है। बहुत सारी चीजें ना इसमें अपने आप से आ जाती है। मैं मतलब ऐसे ऐड नहीं करती डिलिबरेटली, अपने आप आ जाती है। मतलब वो बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे कुछ होता है, प्रेस हो गया होगा कि नहीं ध्यान दिया। ऑलराइट, हाउ इज एप्टीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस? अब क्या बताना है? एप्टीट्यूड में और इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है, देन एप्टीट्यूड में और इंटेलिजेंस में डिफरेंस बताना है। ऐसा नहीं करना। इंटेलिजेंस में और इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं बताना, उसमें कोई डिफरेंस है भी नहीं। मतलब डिफरेंस इन द सेंस कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो डिफरेंस निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में हमें डिफरेंस बताना है, कैसे दोनों डिफरेंट है, और आईक्यू सॉरी एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। देन हाउ एप्टीट्यूड मेजर्ड, कैसे मेजर करते हैं? हमारे पास बहुत सारे टेस्ट है, एटलीस्ट 2 टेस्ट के नाम आपको वहां पे मेंशन करने से, डीबीटीए है या डीएटी है, तो आप वहां पे एटलीस्ट 2 टेस्ट के नाम मेंशन करेंगे। फाइन, बट यस बैटरी भी है एप्टीट्यूड के लिए, एप्टीट्यूड के लिए ना, आई थिंक सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज क्रिएटिविटी रिलेटेड टू इंटेलिजेंस? ये तो चैप्टर का लास्ट पार्ट है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमें 3-4 पॉइंट्स बताने हैं, वो हम बहुत इजीली उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, to make this chapter understand in a more better way, so you must be doing what? You must be doing what? Reading of the chapter. ठीक है ना। रीडिंग अगर आपने स्किप करी तो आई गारंटी यू आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी मेहनत करें, अगर आपने चैप्टर नहीं रीड किया है अच्छे से, आप 80% को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप भले ही क्वेश्चंस को कितना भी अच्छे से रट लें, और अगर चैप्टर को आपने 2 बार भी अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी टाइम आपने सिर्फ रिवीजन करी है, तो वहां पे आपका जो ग्रिप है वो इतनी अच्छी बन जाएगी सब्जेक्ट पे कि आप बहुत इजीली 98, 99, 97 बहुत आराम से स्कोर करेंगे, बहुत इजीली। ठीक है, ओके। सी, मैं अपने स्टूडेंट्स के ना मार्क्स ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, सिंस इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट आई थिंक कि मुझे बताना भी चाहिए, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं जरूरी भी है। See, one of my student have scored 98. That was I think from that batch जो मैंने बताया था कि that was my favorite batch. तो 12th का वो second batch था, उसमें 98 highest गया था। Then after that a student जो कि अगर मैं बात करूँ 10th में, उसके 70s में मुश्किल से आए थे मार्क्स, उस बच्चे ने साइकोलॉजी में 92 स्कोर किया था। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट बैच मैंने पढ़ाया था उसमें भी हाईएस्ट जो स्कोर गया था 99 गया था, एंड द गर्ल वाज द टॉपर इन हिसार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक साइकोलॉजी इज नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग बहुत अच्छे मतलब है, बहुत सारे बच्चों ने किया भी है। तो ऑफ कोर्स मेरी मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत भी होगी, और एग्जाम के जैसे जैसे नजदीक आएंगे एग्जाम्स, उस टाइम पे हम और छोटे छोटे कोर्सेज हम उसमें लॉन्च करेंगे कि क्विक रिवीजन कैसे हो सकते हैं, रिवीजन भी हम कराएंगे, उसके साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, एंड आई हैव मेनी प्लान्स टू डू और टू वर्क विद यू, सो तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम दूर है। तो पहले हम बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अदर क्वेश्चन शुरू करते हैं, और 30 मिनट्स हमें ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगले 10 मिनट के अंदर, क्योंकि जितना हमने कर लिया मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं, हम फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, मतलब क्या बताना है हमें? द फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इंडिविजुअल
differences. फर्स्ट पेज पे है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशनिज्म, ये भी हम फर्स्ट जो पेज है आपके चैप्टर का उसी में डिस्कस किया था हमने. देन व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप. कौन सा टाइप है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है और इसके टाइप्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि आप इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ आता है कि जो गार्डनर की थ्योरी है या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाली थ्योरी है, उसमें से प्राइमरी वाले में से तो नहीं आएगा क्वेश्चन, बट गार्डनर की थ्योरी या ट्रायर्किक थ्योरी या पास मॉडल, इन तीनों थ्योरीज में से आपको ब्रेक करके कोई भी पॉइंट वहां पे पूछा जा सकता है. इवन जो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर, वो भी आपको इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जी फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस फैक्टर. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. थ्योरीज आप कोई भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे से थ्योरीज को प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 फैक्टर थ्योरी, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं. देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, स्ट्रक्चर किसने बताया, इंटेलेक्ट मॉडल का स्ट्रक्चर किसने बताया है, गिलफर्ड ने. ठीक है, वो जो हमने किया था ना किसका, क्यूबॉइड वाला, वो वाला करना है इसमें. ठीक है. मॉडल सिर्फ एक ही है, इंटेलिजेंस का मॉडल सिर्फ एक ही है जो गिलफर्ड ने दिया है, तो इसको आप याद रखें. ठीक है. देन डिस्कस द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब क्या बताएंगे इसमें, इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है. इमोशनल इंटेलिजेंस से इस क्वेश्चन में हमें वो डिफाइन करना है. मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है. अगर कुछ भी नहीं समझ आया ना, इमोशनल इंटेलिजेंस की आप डेफिनेशन याद करके जाएंगे ना, उसी के 3 पॉइंट बना के लिख देना, बस, वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज हाउ गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाइड, ये हमने क्लासेस के बीच में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो सिंपली हमें क्या बताना है, गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट. अब यहाँ पे मेथड्स पूछे हैं तो गारंटेड ये 4 मार्क्स या 6 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं है. तो अगर आपको सारे पूछे हुए हैं तो आप ये समझिए कि आप ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का है. अब पॉइंट 5 बनेंगे, इसमें नंबर है 6, तो 1 नंबर का और क्या एक्सप्लेन करना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट. ऑल राइट. साइकोलॉजिकल असेसमेंट आप पहले एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे क्या, उसके जो मेथड्स हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड और केस स्टडी, सेल्फ रिपोर्ट, जितने भी मतलब मेथड्स थे वो सारे आप हम पांचों के पांचों जो वो आपको एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है. देन हाउ साइकोमेट्रिक अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, दोनों में डिफरेंस बताना है. स्ट्रेट क्वेश्चंस है, कुछ ऐसा नहीं है. चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे इनको. एलाबोरेट द स्टेटस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया, इसमें हम क्या बताएंगे, स्टेटस बताना है कि कौन से टेस्ट जो है वो हम इंडिया में यूज कर रहे हैं. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है. मैक्सिमम 6 से 7 जो टेस्ट है वो आप याद करके रखें इसमें. ठीक है. डिस्कस यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. अब्यूजेस का तो हमें पता है, मिस यूज, अब्यूज, ठीक है. यूज में क्या लिखेंगे, कहाँ यूज करते हैं हम इंटेलिजेंस टेस्ट को, किसी भी बच्चे की काउंसलिंग के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, उसको पढ़ने में हेल्प करने के लिए, गाइडेंस के लिए हम यूज करते हैं. बस वही यूजेस हैं, बस उसको पॉइंटर में डाल के लिख देना, और कुछ नहीं. मेंटल रिटार्डेशन क्या है. अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो आप मेंटल रिटार्डेशन की पहले डेफिनेशन बताएंगे और उसके बाद वो माइल्ड, सिवियर, प्रोफाउंड वाला जो पॉइंट था वो आप वहां पे मेंशन करेंगे. ठीक है. वो पॉइंटर्स और टाइप्स जो है या वो जो स्टेजेस है मेंटल रिटार्डेशन की वो एक्सप्लेन करेंगे. 3 मार्कर्स के लिए भी, 4 मार्कर्स के लिए भी. 3 मार्कर्स के लिए सिर्फ उसमें नाम डालेंगे, सिवियर में इतना आईक्यू, प्रोफाउंड में इतना आईक्यू, माइल्ड में इतना आईक्यू. 4 मार्क्स में उसके अंदर भी एक लाइन लिखेंगे. तो अपने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में डिफरेंस ये पहले आ चुका है, सेम क्वेश्चन है. यूजेस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट के क्या यूजेस हैं, ये भी डिपेंड करता है किस पे, आपके मार्क्स पे. एक तो यही हो जाता है गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, तो हो गया. मेजर पॉइंट क्या है, डेफिनेशन एप्टीट्यूड की,
कि किसी इंसान की कैपेबिलिटी को और उसकी एबिलिटी को बताने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, 3-4 पॉइंट आप बहुत इजीली से बना के लिख सकते हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये पास्ट मॉडल का पार्ट है तो दोनों को डिफाइन कर दें बस। उसको अगर आप पैरेलल नहीं बता सकते हैं तो डिफाइन कर दें। पैरेलल बता रहे हैं तो एक एक डेफिनेशन, एक एक एग्जांपल, डन। बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 2 नंबर में आया है, 3 नंबर में आया है तो आप कॉलम बना के लिख दो। अगर यह 4 नंबर में है तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग 1 2, सक्सेसिव प्रोसेसिंग 1 2, एक शीट, एक साइड की पूरी शीट आपकी फिल हो जाएगी। 4 मार्क्स, डन। समझे? स्टेप्स को पेपर को बहुत अच्छे से मैनेज करके लिखना है। क्वेश्चन रीड करो, कुछ सेकंड रुको, पॉज लो, सोचो कि हम इसमें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है, फिर लिखो। ठीक है ना? लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल और इंटीग्रल इंटेलिजेंस में डिफरेंस। आपको एक भी पार्ट, एक भी पॉइंट इस पूरे चैप्टर में से नहीं छोड़ना है। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड। यस, 4-5 क्वेश्चंस रह गए, ये फटाफट डिस्कस करते हैं एंड वी आर डन फॉर टुडे। व्हाट इज क्रिएटिविटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी क्या है, इंटेलिजेंस से कैसे जुड़ी है, हाउ आर क्रिएटिविटी टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आर 2 बार हो गया। बेसिकली हमें बताना है क्रिएटिविटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट दोनों अलग अलग कैसे हैं। क्रिएटिविटी टेस्ट क्या बताते हैं आपको, ओरिजिनलिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के बारे में बताते हैं, कितने आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट आपको क्या बताता है, आपका आईक्यू कितना है, आप कितने अच्छे ओरेटर हैं, आप कितने अच्छे जो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, वो बताता है आईक्यू टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको वहाँ पे याद रखनी है। अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर को एक बार 2 बार, बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज और ध्यान दी है, ये क्वेश्चन को आप पढ़ें बहुत ध्यान से, और यही सेम क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है, कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ। हाउ इज क्रिएटिविटी रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, अगर ये 4 मार्क्स में आ जाए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको आप, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। मतलब क्रिएटिविटी क्या है, इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कैसे है, और टेस्ट कौन से हैं क्रिएटिविटी के और इंटेलिजेंस के। 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया ना। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बेल शेप्ड कर्व, ड्रॉ द कर्व। अब अगर ये चीज मेंशन नहीं भी करी हुई है तब भी आपको एनपीसी कर्व का क्वेश्चन में एनपीसी कर्व आपको ड्रॉ करनी है। बहुत कुछ नहीं आता है तो आप बहुत सिंपली इसको ऐसे करके ऐसे उसका बना दे, और यहाँ पे मीन मीडियन मोड, 1 डेविएशन, 2 डेविएशन, 3 डेविएशन पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव 1 डेविएशन, -2, -3 डेविएशन, इतना लिख देंगे बहुत है। आपको इस ड्रॉइंग का 1 मार्क एक्स्ट्रा डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आपको बहुत सिंपली इसको ड्रॉ जरूर से जरूर करना है, और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करें। इसको ड्रॉ करने के बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद आ जाएंगी कि बेल शेप्ड है, मीन मीडियन मोड कोइंसाइड है, और इस तरीके से, तो वो पूरा का पूरा बहुत इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डज आर्थर जेंसन। अब आर्थर जेंसन की थ्योरी यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन करनी है, इंटेलिजेंस को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देन फाइंड आईक्यू। अभी देखो क्वेश्चन आ गया, आईक्यू वाला जो फॉर्मूला है, जो MA/CA/100, तो वो वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, यानी कि उसकी CA 14 ईयर्स है, मेंटल एज यहाँ पे दी हुई है 16 ईयर्स, तो यहाँ पे उसको जो IQ है वो फाइंड आउट करना है, ये खुद करिएगा। इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, तो rather has multiple dimensions discussed। इसमें कौन से एक्सप्लेन करेंगे आप, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज करेंगे या गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल लिखा हुआ है ना वर्ड, तो आप मल्टीपल में यहाँ पे आप गार्डनर की थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे बेटा जी। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वाली थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो थ्योरी पूछी गई है तो बकायदा वहां लिखा जाएगा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। गॉट इट। तो यहाँ पे इस तरह की बेवकूफियां नहीं करनी है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स मोर, लेट मी चेक
कि कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया, मैं नोट्स में से देख लूं कुछ ऐसा पॉइंट था जो आपको बताना था और जो मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है ना। जस्ट गिव मी 2 more minutes। 1 मार्कर क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आपको अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, आपको टेस्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए इसमें से। अब सिंपली इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है या एप्टीट्यूड टेस्ट कौन से हैं, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो हमने साइकोलॉजिकल डोमेन्स थी उसका एक भी क्वेश्चंस में नहीं आया है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। जो हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चंस कर चुके हैं वो भी आपको एक बार रिवाइज करने हैं। तो प्रिपेयर अ नोटबुक फॉर यू, जहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक को लिखें, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा ही सिलेबस है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। 2 बार चैप्टर रीड करेंगे, दैट इज मोर देन एनफ। क्वेश्चंस लिखें, समझे, क्वेश्चंस को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑलराइट, इसके आगे उसमें जो डोमेन्स है उसमें अलग अलग पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी क्या है और इंटेलिजेंस क्या है, वैल्यूज क्या है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 मार्कर में 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। ऐसे ही जो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, कोरिलेशन वगैरह के जो हमने मेथड्स वाला किया था वो भी आपको इंडिविजुअल मेथड्स पूछे जा सकते हैं सिंपली, ठीक है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, व्हाट इज बुद्धि, बुद्धि क्या है, वो इंटेलिजेंस की शुरुआत में ही आ जाता है, तो चैप्टर रीड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा CAS जो सिस्टम है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, JP दास पास मॉडल में है ना, वो भी रीड करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, एक चीज और जो मैंने डिस्कस करी है, जो पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्लेन थियरीज रिलेटेड टू साइकोमेट्रिक अप्रोच, तो उसमें आ सकता है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन एनी 2 थियरीज, एक्सप्लेन एनी 3 थियरीज। लेकिन थियरीज में आएगा ना, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो दो से ज्यादा थियरीज के एक्सप्लेनेशन के जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे साइकोमेट्रिक अप्रोच ही पूछी जाएगी, क्योंकि साइकोमेट्रिक अप्रोच की जो थ्योरीज है वो बहुत छोटी छोटी है और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में पूछ लिया, भाई उससे जुड़ी हुई कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन करो, तो कोई एक ही आपको देंगे, क्योंकि वो जो थ्योरीज है वो थोड़ी सी बड़ी है, वो एक क्वेश्चन उसकी एक थ्योरी भी 6 मार्क्स की बनती है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में कौन सी थ्योरीज आती है वो आपको करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे जैसे कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, जैसे हमने इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल वाला क्वेश्चन किया, वैसे उसमें आ सकता है कि म्यूजिकल एबिलिटी से आपका क्या मतलब है, स्पेशल एबिलिटी कौन सी होती है, तो वो वाले क्वेश्चंस को भी मतलब थ्योरीज को आपको बहुत बारीकी से करना पड़ेगा, फाइन। ऐसे ही जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्टेक्सचुअल पे आ सकता है, एक्सपीरियंशियल पे आ सकता है, जो ट्रायर्किक थ्योरी का पार्ट है, तो इस तरीके से के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। जितने भी मैंने क्वेश्चंस उसमें बनाए थे नोट्स में, वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो आपको गिवन है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो जस्ट गिव मी अ टेक्स्ट, सेंड करिए क्वेश्चन को टेलीग्राम पे, या आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके इस यहाँ से 99% जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। 1% है कि कोई भी लाइन, कोई भी वर्डिंग वगैरह चेंज करके कोई नया क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तब समझिए कि आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं बचता जो आपके पेपर में आने के चांसेस हो और हमने डिस्कस ना किया हो, fine। All right, if you are liking the videos and you are understanding whatever I'm teaching you, then please like, subscribe and share. Okay, till then, bye bye, take care. Okay, thank you, bye, all the best.